और शनि के साथ शुक्र का 12वें भाव में सूर्य के संग बैठना व्यक्ति को विवादास्पद तो बनाता ही है, कई बार बेवजह के काम में भी उसके ऊर्जा का क्षरण होते देखा जाता है और विदेशों से धन प्राप्त करते हुए भी देखा जाता है। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह जो आप लोगों को कार्यक्रम मिला था उसी के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूं। आज चर्चा होगी नवांश और दशमांश कुंडली पे। सुबह वाले कार्यक्रम में मैंने इनके लग्न कुंडली का विस्तार से विश्लेषण किया था, बाकी के अब नवांश और दशमांश कुंडली का अध्ययन बाकी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मंदिर जाते हैं कि नहीं, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, माता पिता की सेवा, वृक्षों की पूजा और सद्गुरुओं की आराधना, इन सबके साथ अपने संबंध अच्छा बना कर रखिए। जितना ज्यादा हो सके अपने मंदिरों में मंदिरों पे विश्वास, मंदिर के गर्भगृह का दर्शन ना हो सके तो मंदिर के गोपुर का दर्शन, उनके ध्वजा का दर्शन, उनके चौखट का दर्शन, ये सब अगर होता रहे तो व्यक्ति का जीवन कभी भी कमजोर नहीं होता है। अपने पितरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करिए और पितृपक्ष में अवश्य ही अमावस्या को दान दीजिए। आने वाले समय में ग्रहों का परिवर्तन भी बहुत होने वाला है, ग्रहण भी लगने वाला है। इस वजह से इन सभी चीजों को अपने जीवन में उनके महत्व और उनके प्रभावों को अवश्य ही समझते रहिएगा। ग्रंथ का दान वगैरह किया करिए। अगर आसपास अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसे कुछ पुस्तकें दान दे दिया करिए, कुछ पढ़ने लिखने की सामग्री दान देना चाहिए। गौ माता की सेवा हो सके तो अपने आसपास की किसी गौशाला को ढूंढिए। अपने परिवार के लोगों के साथ कम से कम 15 से 20 मिनट का प्रत्येक दिन समय बिताइए। इससे परिवार के बीच का माहौल अच्छा बना रहता है। ये सब चीजें आवश्यक हैं जीवन में, कभी इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। मैं कहा था कि सबसे पहले तो पसंद का बटन दबाइए, उसके बाद जय श्री कृष्णा लिखने के बाद डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और अपना प्रश्न भी लिखिए। और कल सुबह रविवार का कार्यक्रम भी जरूर देख लीजिए। विषय पहले क्या आता हूँ। लग्न कुंडली बनी वृश्चिक लग्न, नवांश वृश्चिक का और दशमांशा भी वृश्चिक का। मैं जब इनकी कुंडली निखिल जी बना रहे थे तो इन्होंने कहा कि इनके तो लग्न, नवांश और दशमांश तीनों ही वृश्चिक के हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास धन पर्याप्त होता है, उसको कभी किसी के पास धन के लिए जाना नहीं पड़ता है और धनाढ्य होने के साथ साथ वो मर्मज्ञ होता है, विषयों का जानकार होता है, शास्त्रों का, और गंभीर होता है आचरण। क्लियर है। यहाँ मंगल धन योग लगा रहे थे और यहाँ मंगल जन्म कुंडली में जाकर के धन योग लगा रहे हैं। मतलब लग्न से भी कुंडली वर्गोत्तम, मंगल भाव से और राशि से भी वर्गोत्तम। यहाँ पे मंगल मित्र की राशि में लग्नेश होकर के उच्च के राहु और सप्तम भाव को शुभ कर रही। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली का दशमांशा बहुत मजबूत बनेगा, क्योंकि यहाँ भी पंचम भाव के अधिपति लग्न में बैठ करके व्यक्ति के यश, कीर्ति, मान, सम्मान और उसके बुद्धि के बल को अच्छा बना रहे हैं। व्यक्ति की गति ऐसी होती है, आप जब रामायण पढ़ेंगे तो उसमें अंगद जी के बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि अंगद जब दूत बन के गए थे लंका में राजा रावण के पास, तब वो उनकी गति ऐसी थी जैसे दोनों तरफ हाथी विराजमान, हाथी मतलब दोनों तरफ उनके हाथियों का झुंड बना पड़ा है और वो अंगद सिंह की भांति गर्जना करते हुए और इतनी शालीनता से जा रहे थे जैसे देख करके ही राजा रावण डर गए थे कि जिसका दूत इतना प्रतापी है, जो अकेले मेरी सेना को परास्त करने की शक्ति और अद्भुत क्षमता रखता है, उसका स्वामी कैसा होगा। भगवान राम की अद्भुत छटा और उनके नाम का बल इतना कि अंगद को इतनी शक्ति और इतना अदम्य साहस दे देता है कि वो पैर हिला नहीं पाते। साक्षात भगवान की जिनके ऊपर कृपा रहती है, वो व्यक्ति कभी भी न तो शास्त्र विरुद्ध जीवन जीता है और न तो कभी शास्त्रों पे दुर्व्यवहार का आरोप लगाता है। ऐसा तो कहने का अर्थ है कि ऐसी स्थिति व्यक्ति को बड़ी ही उच्च श्रेष्ठ बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, ज्ञानी बनाती है, गुणी बनाती है, धर्मज्ञ बनाती है, धनवान बनाती है, क्रोधा बनाती है। जहां लग्न, नवमांश और दशमांशा तीनों ही वृश्चिक लग्न के बने हों तो ये कुंडली कभी भी किसी को पीछे मुड़ करके देखने वाली नहीं होती। और खास करके जब लग्नेश ही वर्ग उत्तम हो
आप लोगों को मैंने बहुत बार पहले भी बात बताई है कि जब जन्म कुंडली के लग्नेश मजबूत हो या कोई भी ग्रह अगर नीच का ही बैठा है, मान लीजिए शनि नीच के आपकी कुंडली में है या मंगल नीच के हैं, कोई भी ग्रह आप देख रहे हैं, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अगर नीच का हुआ है और वो वर्गोत्तम है, तो यकीन मानिए वो ग्रह निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम करेगा और पूरे दमखम के साथ वो जातक को अपनी दशा में धन लाभ, पद लाभ, प्रतिष्ठा लाभ और करियर का उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति को अपनी दशा में, हाँ, कल की बात है, कल मैं एक शाम को करीब 7 बजे कुंडली देख रहा था, दिल्ली की कुंडली थी, तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर से शनि की दशा चल रही थी। मैंने कहा गुरु की दशा आपकी अच्छी गई होगी क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु अच्छे बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी गुरु की दशा उतनी तो अच्छी नहीं गई थी, आप कैसे कह रहे हैं कि गुरु की दशा अच्छी गई थी। मैंने कहा कि भगवान, आप धनाढ़ लोगों को ग्रह के अच्छी दशा के जाने का मतलब होता है कि ग्रह खूब पेटी का पेटी पैसा दे, पर ग्रह सिर्फ पैसा नहीं देता, वो आने वाले धन के लिए सुखद वातावरण का निर्माण भी करता है। आपकी बुद्धि निर्मल होती है, आपके अपने अंतरंग की मृत्यु नहीं होती है, आपका मन निर्मल होता है, चित्त अपवित्र नहीं होता, आप व्याकुल नहीं रहते हैं, तो क्या ये ग्रह के अच्छे परिणाम नहीं है? उन्होंने कहा हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैं गुरु की दशा में बड़ा ही मन मेरा शांत रहता है, पर अभी मेरी कुंडली में शनि की दशा जब से चली है, मैं ऊहापोह की स्थिति में हूँ और मुझे थोड़ा रुकावट भी महसूस हो रहा है। ये ग्रह का ऐसा क्या प्रभाव है जो मुझे ऐसे परेशान कर रहा है? अभी आज सुबह भी मैं 9 बजे कुंडली देख रहा था, वो सरदार जी की कुंडली थी, जिंद हरियाणा की, उनके बेटे की कुंडली थी। मैंने उनको कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं, अभी आपकी कुंडली में जो शनि की दशा चल रही है, इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि ये बच्चा आपका अकेला है? तो उन्होंने कहा पंडित जी, ये मेरी अकेली संतति है। मैंने कहा ये सबसे ज्यादा परेशान अपने करियर को लेकर के हो सकते हैं, क्योंकि दशम स्थान में केतु का प्रभाव इनके करियर को अनस्टैब्लिश करने की ओर जा रहा है। तो उन्होंने कहा मैंने आपसे संपर्क ही इसलिए किया है क्योंकि इनका करियर कमजोर हो रहा है या फिर अपने करियर को लेकर के ये थोड़े सीरियस कम दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा, ये आपके बच्चे अगर ऐसे प्रभावित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके सापेक्ष में जो ग्रह उनके जन्म के समय पे बैठा था, उसका नकारात्मक प्रभाव आपके बच्चे को प्रभावित कर रहा है, जिसके लिए निश्चित रूप से हमें उनकी कुंडलियों का अध्ययन आवश्यक होता है। अगर कुंडली नहीं होती, ग्रहों का प्रभाव अगर नहीं होता, तो राजा राम की कुंडली, भगवान राम की कुंडली और महाराज राम की कुंडली, हमारे जो प्रेरणा के स्रोत हैं, उनकी कुंडलियां क्यों बनाई जाती? विचार करिए इस वजह से, और उनका प्रभाव उनके जीवन पर क्यों पड़ता? नहीं पड़ता। फिर ये ग्रह नक्षत्र, आकाश मंडल, तारा नक्षत्र ग्रह का प्रभाव होता ही नहीं। फिर ये 360 डिग्री का कोई झमेल ही नहीं होता। फिर ये नक्षत्र के चारों चरण होते ही नहीं, और फिर जो है वो राशियों का कोई उद्भव होता ही नहीं। इस वजह से जो इस पर विश्वास नहीं करता वो सबसे बड़ी भूल करता है, और वो बहुत छोटी सोच का व्यक्ति होता है। उदारता से इसे स्वीकार करने की बात है। तो इनकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति अच्छी है। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति का धन भाव में जाना, पर यहाँ मंगल बैठे हैं, अग्नि तत्व के वायु तत्व का प्रभाव संपर्क में रहेगा। और जन्म कुंडली में सूर्य के साथ शुक्र बैठे हैं, जहां शुक्र उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, राहु सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं, और लग्न के अधिपति मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव है। जिस भाव में मंगल बैठे हैं उस भाव का अधिपति यहाँ से देख रहा था। जिस राशि में मंगल बैठे हैं उस राशि का अधिपति केंद्र में था। जिस नक्षत्र में मंगल बैठे थे उस नक्षत्र का अधिपति सूर्य इन्हें देख रहा था। इस वजह से इस व्यक्ति की कुंडली में संतान का सुख, धन का सुख, चरित्र का सुख और चिंतन का सुख, साथ ही साथ मोक्ष का सुख भी मिलता है। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल बैठे, इस वजह से पत्नी कभी कभी कठोर बोलने वाली मिल सकती है। और वैसे सूर्य और शुक्र के चतुर्थ भाव में बैठने के कारण कई बार व्यक्ति को विलक्षणता का भाव मिलता रहता है। और उसके अतिरिक्त घर में कभी कभी बाहर से कोई दूसरे व्यक्ति का प्रभाव आकर के घर में कलह का वातावरण बना देता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने घर परिवार में बाहर के लोगों को बुलाने से थोड़ा संकोच करना चाहिए, और किसी भी दूसरे की बात पे जल्दी ही विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने घर के पर्यावरण को जितना ज्यादा हो सके शांत रखने की आवश्यकता होगी। और बाहर से देखने पे तो दाम्पत्य बहुत अच्छा दिखता है, पर बाद में चल करके या कई बार अंदर से थोड़ा कमजोर सा प्रतीत होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो सूर्य और शुक्र की स्थिति बनी है, तो सूर्य कौन है? दशम भाव के अधिपति, और शुक्र कौन है? 12वें भाव के अधिपति। इसका अर्थ है कि जन्म कुंडली के सप्तम और 12वें, यानी कि इस कुंडली के लिए मारक जो होते हैं वो दशम भाव के अधिपति के संग बैठे हैं। और शुक्र और सूर्य जब बैठेंगे तो व्यक्ति के मन स्थिति को, या व्यक्ति के सामने वाले जो पार्टनर होता है उसके मन स्थिति को कंफ्यूज करने के लिए और कई बार बेवजह की
छोटी छोटी बातों पे भ्रम पैदा करके आपस में पर्यावरण को कमजोर करने का दोष लगा देंगे। वैसे जन्म कुंडली में जो स्थिति गुरु की बन रही है, उनकी दृष्टि जन्म कुंडली के सप्तमेश शुक्र पे और दशम भाव के अधिपति सूर्य दोनों पे है। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर होगा कि व्यक्ति का पति या व्यक्ति की पत्नी दाम्पत्य में दार्शनिकता से थोड़े कमजोर होने के कारण ये बात बनेगी, पर वस्तुतः वो चरित्रहीन नहीं होगा। वैसे सप्तम भाव में उच्च के राहु का बैठना और इस भाव के अधिपति का केंद्र में ही बैठना शुभ ग्रह होकर के कमजोरी को बहुत हद तक बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि गुरु का अष्टम भाव में बैठना व्यक्ति के प्रभावों को निश्चित रूप से सुदृढ़ रखने में और श्रेष्ठ मानसिकता के साथ दाम्पत्य को ठीक ठाक बिता देता है। वैसे एक बात और है कि विवाह बिना मिलाए नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो स्थिति बन रही है उसके आधार पे सूर्य का प्रभाव अष्टम भाव में दशमेश होकर के और सूर्य का प्रभाव जन्म कुंडली में दशमेश होकर के चतुर्थ स्थान में बैठ करके वापस देखना, नौकरी वाले और कामकाजी जो कामकाज होता है वैसा करने वाला ही व्यक्ति का पार्टनर मिलता है। सप्तम भाव में राहु अच्छे नहीं होंगे, इस वजह से कई बार उसके ऊपर संदेहास्पद स्थितियां भी बनते देखी जाती हैं या कई बार उसका मति भ्रम में रहता है। दशमांशा कुंडली में गुरु का केंद्र में आना, पंचमेश होकर के सप्तम भाव को शुभकर्त्री लगना, मंगल का दिग्बली होना, ये सारी ही स्थितियां व्यक्ति के दशमांशा कुंडली को मजबूत बनाने के लिए काफी हैं। लग्न के अधिपति मंगल और दशम के अधिपति सूर्य और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में तृतीय एकादशवें का है और शनि के साथ शुक्र का 12वें भाव में सूर्य के संग बैठना व्यक्ति को विवादास्पद तो बनाता ही है, कई बार बेवजह के काम में भी उसके ऊर्जा का क्षरण होते देखा जाता है और विदेशों से धन प्राप्त करते हुए भी देखा जाता है। सूर्य की दशा, मंगल की दशा और गुरु की दशा इस कुंडली के लिए सदैव ही लाभदायक रहेगी। और वैसे एक बात बता दूं तो होरा कुंडली के आधार पे इनकी कुंडली में सूर्य के बाद बुध की दशा, शनि की दशा बहुत अच्छी रहेगी। गुरु और मंगल की दशाओं को मैं थोड़ा बहुत कमजोर कह सकता हूं होरा कुंडली के आधार पे। वैसे चतुर्थांशा कुंडली के आधार पे व्यक्ति भाग्यशाली है और निश्चित रूप से उसके पास माता के स्वास्थ्य को चिंतित करने का कारण भी देख रहा हूं। एक बात और है कि व्यक्ति सर्वत्र सत्य बोलने वाला होगा, कभी भी झूठ बोलने वाला नहीं है, नियमबद्ध होकर के जीने वाला है, आचरण से युक्त है और भगवान की उपासना करने वाला है। षोडशांशा कुंडली में जो बात बनी है उसके आधार पर व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अर्जित करता है और उसका दिमाग सदैव ही सुखोपभोग के साधनों को इकट्ठा करने में लगा रहता है। माता और पिता भाव में पिता के स्वास्थ्य को और पेट से संबंधित समस्या में देख रहा हूं। कई बार व्यक्ति को भी पैरों से संबंधित समस्या से युक्त देख रहा हूं। व्यक्ति ऊर्जावान सदैव ही बना रहेगा और माता का सुख निश्चित रूप से बहुत अच्छा देख रहा हूं, उनका आशीर्वाद है। संतान वगैरह के मामले में यह कुंडली कभी कमजोर नहीं है। संतति आलिशान होगी, बेहतर होगी और बुद्धिमान होने के साथ साथ कामी भी हो सकती है। पंचम भाव के अधिपति का चतुर्थ में जाना और पंचम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, यहाँ पे जो स्थिति है वो तो ठीक बन रही है, पर यहाँ पे पंचमेश का अष्टम में जाना कभी कभी कमजोरी देता है, जिसके कारण कई बार पत्नी के साथ मतभेद के योग बनते हैं, संतान में दिक्कत होती है और कई बार उनके साथ संबंधों को कमजोरी में भी देखा जाता है। इस कुंडली का दशमांशा जो बना है उसमें सूर्य नीच के हैं, जिनका नीच भंग कम से कम हो रहा है। वैसे इस कुंडली के लिए दशमेश का 12वें भाव में जाना, शनि के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना और कई बार शिक्षकीय कलाओं से युक्त होना, बैठ करके धन कमाना और धन का लेन देन करते हुए भी देखा जाता है। ये बात मैंने इतनी बताई। अब आपको मैं इनकी कुंडली में कुछ और भी जरूरी चीजें बता देता हूं। जैसे इनकी कुंडली के लिए अंक सदैव ही 9 अच्छा रहेगा। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली ये बनी है तो 9 अंक अच्छा है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली के आधार पे मैं जो देख रहा हूं उसमें मीन राशि और कर्क राशि के जातकों से मित्रता अच्छी रहेगी। शत्रुता कभी भी नहीं करनी चाहिए मेष, सिंह और धनु वालों से। और दूसरी बात, इस कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ छठे भाव में है। अपना साहस कभी भी कम मत करिएगा और चंद्रमा की दशा में कई बार व्यक्ति का संघर्ष बढ़ते हुए भी देख रहा हूं। वैसे आपका भाग्य भाव बिल्कुल ठीक है, पर मैंने कल चर्चा करी थी सुबह वाले कार्यक्रम में कि 12वें और 8वें भाव के अधिपति एक साथ बैठे हैं, इस कारण से भाग्य को असंतोष भी झेलना पड़ता है या कई बार व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के योग बनते भी हैं।
वैसे इस कुंडली के आधार पे मैं जो बात समझ रहा हूं उसमें बुध का प्रभाव ठीक देख रहा हूं, गुरु का प्रभाव ठीक है, मंगल का प्रभाव ठीक है और सूर्य का प्रभाव भी ठीक है। इस कुंडली में नक्षत्र अनुराधा, पुष्य, अश्विनी, उत्तराषाढ़ा और इसके साथ साथ आपकी कुंडली के लिए नक्षत्र अच्छा रहेगा पुनर्वसु। ये सारे नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए मंगलवार और गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए अगर मैं और भी बातें कहूं तो लग्न में शनि का बैठना आपको धन संपत्ति से मोह प्रदर्शित करता है और माता से संबंधित आचरण करने वाला बनाता है। व्यक्ति तार्किक तो होता ही है, वरिष्ठ भी होता है, समाज में वो योग्य उम्मीदवार भी होता है। राजनीति का सुख बड़ा अच्छा मिलता है, चल अचल संपत्ति का योग बड़ा अच्छा बनता है। गुरु पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं और जन्म कुंडली में शनि अनुराधा के ये योग इनको बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। विवाह वगैरह आपकी कुंडली में अच्छा बीतेगा, कोई कमजोर वैसे नहीं है। लेकिन एक बात और भी कह दूं तो सप्तम भाव में जो राहु बैठे हैं वो कई बार आपके पत्नी के स्वभाव को आपकी समझ से परे बना देते हैं। और नवम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में छठवें भाव में जाना, नवम भाव के अधिपति का छठवें भाव में जाना कई बार आपसी सामंजस्य के प्रभावों को कमजोर भी करते हैं। और ये योग चंद्रमा और मंगल की दशा में संभव है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में विवाह टूटने का कोई योग नहीं लगा है, क्योंकि सुख भाव के अधिपति सप्तम भाव को देख रहे हैं लग्न में बैठ करके। इस वजह से ये कुंडली चल अचल संपत्ति से युक्त होगी। यहां भी शुक्र कम से कम बैठे हुए हैं सप्तमेश होकर के केंद्र में, बुध केंद्र में है, बुध अपनी राशि में है, मंगल मित्र की राशि में है, मित्र से दृष्ट है। चंद्रमा और गुरु का शुभकर्त्री यहां भी लगा है, चंद्रमा और बुध का शुभकर्त्री यहां भी लगा है। ये कुंडली दैनादिक कृत्यों को बहुत ही एस्टिमेटेड तरीके से करने वाली है। इस कुंडली का चरित्र अच्छा है और इनसे भी ज्यादा अच्छा चरित्र इनके स्पाउस का है। इसके साथ साथ इस कुंडली के आधार पे मैं जो बात कहूंगा उसमें अपने ससुर के साथ आपके संबंधों को थोड़ा ठीक रखना होगा। सास के साथ संबंध बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हो सके तो इस कुंडली को दान करना चाहिए। गौ की सेवा, पितरों के निमित्त दान, अमावस्या को किसी ब्राह्मण को भोजन, और अगर हो सके तो कपड़े से बढ़िया नवीन वस्त्र लेना चाहिए। नवीन वस्त्र, नया कपड़ा, और कम से कम भगवान को उस वस्त्र से आरती करना चाहिए। भगवान की आरती कपड़े से भी होती है, तो नवीन नूतन वस्त्र से भगवान की आरती करिए। और अगर हो सके तो पुष्प से भी पुष्पांजलि भगवान को अवश्य अर्पित करिए पूजा करने के बाद। यह कुंडली वृश्चिक लग्न की है जो निश्चित रूप से बहुत ही सिद्धांतों पे बढ़ती है। और अगर वो सिद्धांतों का पालन ना करे, क्योंकि लग्न में शनि बैठे हैं, तो न्यायप्रियता जैसे ही आपके जीवन से गायब होगी, आपका जीवन कमजोर होगा। इस कुंडली में ध्यान रखने की बात होगी बुध की दशा में शुक्र का अंतर, केतु की दशा में मंगल का अंतर, मंगल की दशा में चंद्रमा और राहु का अंतर, सूर्य की दशा में चंद्रमा राहु मंगल केतु का अंतर। इसके साथ साथ इस कुंडली में बुध की दशा में गुरु का अंतर और बुध की दशा में मंगल का अंतर परेशान कर सकता है। मतलब ये मंगल अंतर प्रत्यंतर में, केतु अंतर प्रत्यंतर में, राहु चंद्रमा अंतर प्रत्यंतर में और सूर्य जब अंतर प्रत्यंतर में होते हैं, आपके पिता का भोजन कैसा है, अगर उनका भोजन गंदा और गलत होगा उसको ठीक करने की कोशिश करिएगा। आत्मबल कमजोर मत करिए और जितना ज्यादा हो सके श्रेष्ठ और शुद्ध भोजन का ग्रहण करने का आदत डालिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।